हाफिज एहसान साहब, तोशाखाना 2 केस है और इसमें बानी पीटीआई की जमानत मंजूर कर ली गई है, साथ में उनको रिहा करने का हुक्म भी दे दिया गया है। आप इस पूरे केस को कैसे देखते हैं और आज के हुक्म को भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो आज फैसला किया है वो एक बेल आफ्टर अरेस्ट पे फैसला किया है। और जनरली हमारी जो हाई कोर्ट्स हैं, जब नीचे से बेल रिजेक्ट होके आती है तो फर्दर इंक्वायरी का अगर केस बने या वो शख्स जो है वो एविडेंस के अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं करता या इसको डिस्टॉर्ट नहीं करता तो अदालत जो है उसको बेल ग्रांट कर दी जाती है। और इस केस के अंदर वो ऑलरेडी एक और केस के अंदर जेल के अंदर है। तो मेरा ये ख्याल है कि हाई कोर्ट ने जो फैसला किया है उन सारी कंसिडरेशंस को देख के किया है। जो सेक्शन 497 है, 497 है पाकिस्तान क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, उसके अंदर अदालत की एक डिस्क्रिशन होती है और उस डिस्क्रिशन को अदालत जो है वो ईदर वे एक्सरसाइज कर सकती है, उसको बेल भी दे सकती है, बेल रिजेक्ट भी कर सकती है। लेकिन एक चीज उसके अंदर ये आई है कि आप देखिएगा कि जितनी भी दफा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आया है, जिस बेंच के भी आगे गया है वहां से उन्हें रिलीफ मिला है, चाहे आपका ट्रायल की कन्विक्शन की सूरत के अंदर आए, चाहे आपका नीचे सेंटेंस की सस्पेंशन की सूरत के अंदर आए या बेल्स के अंदर आए, या उसके बाद ये है कि कोई ऐसी डायरेक्शंस लेनी हो। तो मैं ये समझता हूं कि जो एक नैरेटिव हमारी हाई कोर्ट्स के खिलाफ या हमारी सुप्रीम कोर्ट या उसके बाद एक जुडिशल सिस्टम में बनाया हुआ है, ये सारी की सारी चीजें उन चीजों की नफी करती हैं कि अगर कोई चीज मेरिट पे बनता है या उस चीज के अंदर एक फर्दर इंक्वायरी का मैटर आता है तो हमारी हाई कोर्ट्स जो है उसको रिलीफ ग्रांट देती हैं। अदरवाइज देखा जाए तो इस केस के अंदर जो चीजें आई हैं वो बिल्कुल ऐसी हैं कि जिसके अंदर एक अंडर वैल्यू जो है वो उन एसेट्स की आई है और उन एसेट्स के अंदर जाके एक मिस डिक्लेरेशन आई है कि आपने पैसे जो हैं वो कम शो किए और उसकी वैल्यू जो है उस जो गिफ्ट आया बाहर से उसकी ज्यादा है। लेकिन चूंकि ऐसी है कि जो टेंटेटिव असेसमेंट होती है 497 के नीचे और वो डिस्क्रिशन जो है वो हाई कोर्ट के जज साहब ने इस्तेमाल की है, तो मेरा ये ख्याल ये है कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ नहीं है, एक प्रोसेस के अंदर आए और को एक्यूज जो थे उनकी ऑलरेडी बेल हो चुकी थी। तो उन सारी कंसिडरेशन को जब को एक्यूज की भी बेल हो चुकी हो और उनके साथ जो दूसरे हैं वो अगर हाई कोर्ट के अंदर अप्लाई करे तो जनरली चांसेस ज्यादा होते हैं कि वो हाई कोर्ट जो बेल ग्रांट कर दे रही है। लेकिन असल चीज ये है कि वो जो ट्रायल है उसके अंदर उस चीज का फैसला होना है और जब हाई कोर्ट फैसला करता है तो दो चीजें कहता है कि एक, जिस केस को मैं डिसाइड कर रहा हूं उसके अंदर जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ट्रायल कोर्ट इफेक्ट नहीं करेगी, और दूसरा अगर है कि किसी और केस के अंदर इन्वॉल्व नहीं है तो इनको फौरी तौर पे रिलीज कर दिया जाए। अब ये है कि इस हद तक ये है कि इनको रिलीज कर दिया जाएगा, लेकिन अगर वो किसी और केस के अंदर अरेस्ट हुए हैं तो वो फिर अडयाला जेल के अंदर ही रहेंगे। इस ऑर्डर का मतलब ये नहीं है कि उन्हें फौरी तौर पे इमीडिएटली रिलीज कर दिया जाएगा। सही, ठीक है। हमें सीनियर रैंक के पर्सन नदीम मलिक साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम साहब, जैसे कि हम ये सुन रहे थे उनकी बात भी हाफिज एहसान साहब की भी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको माजी में भी रिलीफ मिल चुका है बानी पीटीआई को, और एक बार फिर आज हम देख रहे हैं कि उनको रिलीफ मिला है। आप इस पूरे केस को कैसे देखते हैं? देखिए, ये तोशा खाना वाले जो केस है इसमें पहली बात तो यह है कि तोशा खाना की चीजें घरों में ले जाना कोई इज्जत की बात नहीं थी, ना इमरान के लिए ना उन बाकी सियासतदानों के लिए जिसमें शरीफ फैमिली, जरदारी और बाकी लोग शामिल हैं। वो नामुनासिब हरकत है इन लोगों के लिए कि वो कोई चीज अपने घर लेकर जाए। लेकिन ये केस उससे ज्यादा बेहुदा है क्योंकि इस केस के अंदर एक निजाम है जिसके तहत इन लोगों ने तरीकाकार तय किया हुआ है कैबिनेट डिसीजन के नीचे, कोई 20% फिर बाद में बढ़ा के 50% उसकी जो वैल्यूएशन वो सरकारी अफसरान मुकर्रर करते हैं उसके तहत ये घरों में चीजें ले जाते हैं। तो अब उसके अंदर जान कोई नहीं थी। वो जो मेन एक्यूज थी इस दूसरे केस में, तोशा खाना का एक पहले केस था, ये तोशा खाना का दूसरा केस बनाया गया था। मेन एक्यूज इसमें बुशरा बीबी थी। बुशरा बीबी की जमानत पहले हो चुकी है, तो ये तो डन डील थी कि इमरान की जमानत ही होनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोई खसूसी तौर पर उनसे मोहब्बत का इजहार नहीं किया, बल्कि सिर्फ कानून पर अमल पैरा होकर उन्होंने उनकी जमानत मंजूर की है। तो सरकार को चाहिए कि ऐसे बेहुदा किस्म के मुकदमात बनाने से जिससे पूरे निजाम इंसाफ के ऊपर सवालात उठते हैं उससे गुरेज करें। तो जज साहब ने उनकी जमानत का हुक्म दिया है, लेकिन जज साहब की जमानत के हुक्म के बावजूद इमरान की बाहर आने के फिलहाल कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि वो 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस है वो भी, और आई थिंक 9 मई वाले केस के अंदर भी उनकी गिरफ्तारी दोनों केसेस में शायद डली हुई है। मैं पूरे से वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन ये दोनों मुकदमात उनके सर के ऊपर तलवार की तरह लटक रहे हैं। तो लेकिन मुकदमात जिसमें सजा का अमल आगे बढ़ने की उम्मीद होती है वो तब होता है कि आपकी पूरी केस की तहकीकात करके पूरी एविडेंस लेकर ऐसे सबूत व शवाहिद जमा कराएं
आज जज साहब ने उनसे पूछा कि वो जो आपका इल्जाम है कि इसकी अंडर वैल्यू डिक्लेयर की गया था, तो जिन 3 अफसरान ने, कस्टम्स के अफसरान ने इसकी वैल्यूएशन में कम कीमत दिखाई थी, आपने उनके खिलाफ तहकीकात की या कार्रवाई की? तो उन्होंने कहा नहीं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जरूरत ही नहीं। तो अंदाजा करें कि आपने इल्जाम क्या लगाया हुआ है कि अंडर वैल्यू करके आपने उसकी कम कीमत दिखा के घरों में ले गए। तो जिसने अंडर वैल्यू किया उन अफसरान से आपने पूछा ही नहीं है, तो उससे आपको उस केस के बेसरोपा होने से, बेसलेस होने से, इससे ज्यादा आपको कोई और चीज जाहिर नजर नहीं आती कि इसमें इल्जाम सिर्फ वो है कि इमरान को अंदर रखने के लिए एक नया मुकदमा खड़ा किया था, अदरवाइज उसमें जान कोई नहीं थी। अच्छा, अब नदीम साहब, यानी कि आपके मुताबिक इस केस की जो बुनियाद थी वही कमजोर थी? इसकी कोई बुनियाद थी ही नहीं, क्योंकि जो चीजें वो लेके गए हुए, आप इखलाकी तौर पर कह सकते हैं कि इमरान को नहीं लेनी चाहिए थी। इनको इमरान इन्हीं चीजों पे बाकी सियासी लोगों के ऊपर, यूसुफ रजा गिलानी का वो नाम लेकर कहा करते थे कि वो हीरो का हाथ घर ले गया, शरीफ फैमिली के नाम लेकर उनको जलसों के अंदर पुकारते थे कि इसने गाड़ी ले ली, इसने तोशा खाना से वो चीज ले ली, ये चीज ले ली। तो इमरान के लिए तो ये चीज वो उनको जेबा ही नहीं देती थी कि वो इस तरह की वो हरकत खुद भी करते, लेकिन वो इसमें मुलवस हुए तो एक गैर इखलाकी और सियासी तौर पर नामुनासिब कदम था। लेकिन इसके बिना के ऊपर उनको सजा नहीं दी जा सकती, क्योंकि एक रूल बना हुआ है जिसके तहत पिछले पता नहीं 50-60 सालों में कौन कितनी चीजें घरों में लेके हुए, सारे लेके गए हुए हैं। कोई छोटी मोटी चीजें नहीं है, करोड़ों की चीजें जो एक एक बंदे के घरों में गई हुई हैं। वो तोशा खाना की फहरिस्त जब पब्लिक हुई है तो उससे आप पढ़ें तो अंदाजा होता है कि एक एक जो हमारे वो ये बिग विग्स है ना सियासत के अंदर, वो 20 करोड़, 25 करोड़, 30 करोड़, इतने इतनी कीमत के तहफ है जो इनके घरों में गए हुए। और ये वो वैल्यू है जो खुद सरकारी अफसरान ने तय की हुई है, ये वो वाली वैल्यू नहीं है जो मार्केट रेट पर डिटरमिन की गई है। तो इमरान के लिए नामुनासिब था, क्योंकि इसी बिना पे ये बाकियों को तनकीद करते थे। तो लेकिन इसके कोई जवाब नहीं है कि इसको सजा दी जा सके। इसी कानून के तहत अगर आपने सजा देनी है तो फिर आप सारों को पकड़ लें, फिर शरीफ फैमिली को भी पकड़ लें, जरदारी को भी पकड़ लें, नवाज को भी पकड़ लें, फिर वो आप कह लें कि हमने सारों को सजा के अमल से गुजारना है। लेकिन एक रूल बनाया हुआ है कि तोशा खाना के तहफ आप घरों को ले जाना चाहें, जिसको मिलता है तो एक वैल्यू है खास जो सरकारी अफसरान मुकर्रर करेंगे, उसका 50% देकर, पहले 20% होता था, बाद में रिवाइज करके पीटीआई के दौर में इसको 50% किया गया था, वो दे के घरों में ले जाए। तो इमरान भी ले गया हुआ है, बुशा भी लगी हुई है, लेकिन इस पर उन्हें सजा नहीं दी जा सकती। सजा देने के लिए तो इलीगैलिटी कोई चाहिए होती ना, तो इलीगैलिटी इन्होंने ये दिखाई थी कि उसकी वैल्यू कम डिटरमिन की गई। तो वो खुद आज आपने वो बयान जज साहब का जो सवाल था उसके जवाब में सुन लिया कि उन्होंने कहा, क्या सवाल जब पूछा गया कि उन अफसरान के खिलाफ क्या कार्रवाई की, तो उन्होंने कहा कोई कार्रवाई नहीं की। तो कैसे डिटरमिन हुआ कि वैल्यू आपने मार्केट रेट से कम दिखाई? तो बिल्कुल सही उनकी रिहाई है, नामुनासिब था, केस ही नामुनासिब था। ठीक है, आपके मुताबिक बिल्कुल सही ये उनकी रिहाई है। अशरफ औसाफ साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, माहिर कानून है। अशरफ औसाफ साहब, आप इस पूरे मामले को, इस पूरे केस को कैसे देखते हैं? तोशाखाना 2 केस जिसमें बानी पीटीआई की जमानत अब मंजूर हो गई है, रिहाई का हुक्म भी दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। देखिए, जमानत तो जो है वो हर एक शख्स का हक है, खास तौर पे जब एक खास केस इस तरह का हो जिसमें डेथ सेंटेंस ना हो या लाइफ सेंटेंस ना हो। केस की जो जमानत का मामला होता है वो तो अबूरी मामला है। असल में तो देखना ये है कि केस के मेरिट्स क्या हैं। मेरे ख्याल में मेरिट्स को उस तनाजर में नहीं देखा गया जिस तनाजर में सारे वाकयात। कुछ इसमें जो चीज देखने वाली और गौर तलब है वो ये नहीं है कि उसकी वैल्यूएशन क्या है। उसकी तो सवाल तो ये है कि क्या उसके पैसे जो हैं वो आपके अकाउंट में से गए, और अगर आपके अकाउंट में से गए तो वो क्या तोशा खाना से चीज को लेने के बाद जमा कराए गए या पहले जमा कराए गए थे। इसके अलावा अगर कहीं से डायरेक्टली पैसे आए हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये टेम्पररी एम्बेजलमेंट है। और वो कैसे होगा कि आपने पैसे किसी से पकड़ लिए और वो जमा करा दिए, तो आपकी जेब से तो पैसे गए ही नहीं। अगर आपकी जेब से पैसे नहीं गए तो फिर तो ये वो तोशा खाना वाली बात नहीं है, ये तो आपके सवाबदीद की भी बात नहीं है, ये तो फिर डाका ज़नी है। यानी कि आपके मुताबिक ये मसला ये नहीं है कि कम कीमत अदा की गई थी इस तोहफे की, जो बल्गारी सेट की, ज्वेलरी सेट की बात की जाती है। देखिए, वो सारी चीजें हैं एविडेंस की, और अभी एविडेंस जो है वो सारा का सारा रिकॉर्ड होना है। ये सारी की सारी जो सारे सिलसिले हैं, अब वैल्यूएशन के ऊपर अगर आप बात कर लें तो वैल्यूएशन पे कितना आसान है। ये तो अफसरान की तो बात ही नहीं है। आप उनसे पूछें जिन्होंने ये चीज बनाई और उन्होंने किस वैल्यू पे, अगर उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है वो निकाल लें तो उससे आपको साफ पता चल जाएगा। ये कोई इतनी गुंजलक वाली बातें नहीं है। सिर्फ ये है कि आप इस केस को आगे कैसे चलाते हैं। क्या इसमें झोल देना चाहते हैं, क्या इसमें झोल छोड़ देना चाहते हैं, क्या आप इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें डालना चाहते हैं कि कल को
अगर हमें उनको रिहा करना है तो फिर वो एक मिस ट्रायल वाली बात हो जाए, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। द क्वेश्चन इज कि आपने ये अंडर व्हाट प्रीटेक्स्ट ये निकाला, ये है असल सवाल। क्या डायरेक्टली किसी से पैसे लेके जमा करा दी या अपनी जेब से की है? मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, लेकिन ये शायद मामला है जिसको थोड़ा सा गौर से देखना है। अच्छा, और आज के इस केस में हम अगर रिहाई की बात करते हैं तो आपको लगता है कि इस केस में रिहाई के बाद रिहाई का कोई भी इम्कान है या ये पॉसिबिलिटी है? देखिए, ये तो आपको प्रोसिक्यूटर्स बता सकेंगे, ये वो लोग बता सकेंगे जो उनके केसेस से डायरेक्टली मुंसलिक हैं, और या डिफेंस वाले बता सकेंगे। मैं और आप तो सिर्फ इन मामलात को बाहर से बैठ के देखते हैं, स्पेकुलेट कर सकते हैं। अब ख्याल स्पेकुलेशन ना करें और जो हकायक हैं वो उनसे सुने जो कि इनसे वाकिफ हैं। ठीक है, अशरफ औसाफ साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद है। इस अहम मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे। आपको बताएं कि तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर कर ली गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने बानी पीटीआई की जमानत मंजूर की है। इसके साथ साथ आपको दलाइल के हवाले से भी बताएं। जो वकील हैं सलमान सफदर, उन्होंने ये कहा कि 161 का जो बयान पढ़ा गया वो नैब तफ्तीशी अफसर ने रिकॉर्ड किया। अब ये मामला FIA के पास आ चुका है। 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड किया जाता है। FIA प्रोसिक्यूटर की जानब से ये कहा गया, जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने ये रिमार्क दिए कि कानून तब्दील होने के बाद केस नैब से FIA के पास गया। अदालत ने इस्तफसार किया कि जिन 3 कस्टम अफसरान ने कीमत गलत लगाई उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। FIA प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि कस्टम्स अफसरान से कोताही हुई, लेकिन वो क्रिमिनल मिसकंडक्ट नहीं था। प्रोसिक्यूटर की जानब से यह भी कहा गया कि नैब ने उन अफसरान के खिलाफ कोई महकमा जाती कार्रवाई की सिफारिश नहीं की। जबकि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जानब से ये रिमार्क्स दिए गए कि चलें कह देते हैं कि वो बहुत अच्छे लोग हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स पर कमरा अदालत में कहा लगा। तो आपको बताएं कि यह हम समात और इसके बाद अब हुक्म सामने आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानब से कि बानी पीटीआई को रिहा करने का हुक्म सामने आया है। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर कर ली गई है। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने बानी पीटीआई की जमानत मंजूर की। इसके साथ साथ जो आज की समात हुई, जो दलाइल दिए गए, इस हवाले से भी आपको बताएं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब इसकी समात कर रहे थे और दलाइल देते हुए सलमान सफदर जो वकील हैं उन्होंने ये कहा कि 161 का जो बयान पढ़ा गया वो नैब तफ्तीशी अफसर ने रिकॉर्ड किया। अब ये मामला FIA के पास आ चुका है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि FIA प्रोसिक्यूटर की जानब से ये कहा गया कि 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड किया जाता है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने ये रिमार्क दिए कि कानून तब्दील होने के बाद केस नैब से FIA के पास गया। अदालत ने यह इस्तफसार किया कि जिन 3 कस्टम अफसरान ने कीमत गलत लगाई उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, जिस पर FIA प्रोसिक्यूटर ने यह जवाब दिया कि कस्टम्स अफसरान से कोताही हुई, लेकिन वो क्रिमिनल मिसकंडक्ट नहीं था। नैब ने उन अफसरान के खिलाफ कोई महकमा जाती कार्रवाई की सिफारिश नहीं की। तो इस पर जस्टिस हसन औरंगजेब ने ये रिमार्क्स दिया कि चले कह देते हैं कि वो बहुत अच्छे लोग हैं। तो ये आज की समात का अहवाल है और ये आज के वो दलाइल हैं जो वकील सलमान सफदर की जानब से दिए गए। FIA प्रोसिक्यूटर की जानब से जो कहा गया वो हमने आपको बताया। अहम खबर ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। तोशाखाना 2 केस की बात हो रही है और बल्गेरी ज्वेलरी सेट था जिसमें कम कीमत अदा की गई थी। इस सेट के हवाले से इस पर यह केस बना, तोशाखाना 2 केस, जिसमें बानी पीटीआई की जमानत अब मंजूर हो गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई को रिहा करने का हुक्म भी दे दिया है। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने बानी पीटीआई की जमानत मंजूर की है। इसके साथ साथ आज की समात में जो दलाइल दिए गए सलमान सफदर वकील की जानब से वो भी आपके साथ शेयर करें। उनकी जानब से कहा गया कि 161 का जो बयान पढ़ा गया वो नैब तफ्तीशी अफसर ने रिकॉर्ड किया। अब यह मामला FIA के पास आ चुका है। असलम कोकर